हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेबीज वाली गाय का दूध पीने से एक महिला की मौत के बारे में। तो क्या है ये मामला और क्या है इससे जुड़ी हुई सभी बातें जो हमारी परीक्षा के लिए खास है और हमें जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए सब कुछ देखते हैं। तो फिलहाल हमें देखनी है हमारी न्यूज, जिसका कहना है विमेन डाइज ऑफ रेबीज आफ्टर ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड काउस मिल्क इन ग्रेटर नोएडा, हियर्स ऑल यू नीड टू नो। तो देखिए फिलहाल घटना है ग्रेटर नोएडा की, जहां पर रेबीज वाली गाय का दूध पीने से एक महिला की मौत हो गई है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या उस गाय का दूध केवल एक ही महिला पिया करती थी या क्या है इससे साथ जुड़ा हुआ मामला, सब कुछ जानेंगे। और वहीं अगर आप लोग को ये जानना है कि ये जो टॉपिक है आपके कौन से पेपर से रिलेटेड है, तो जीएस पेपर 3 के मामले में ये पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा खास हो जाता है आप लोग के लिए। प्रीलिम्स के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही है, पर पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं मेंस के अंदर तो जीएस पेपर 3 की कहानी यहाँ पर जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए अब घटनाक्रम इस प्रकार का है कि भाई एक गाय थी जिसने 2 महीने पहले एक बछड़े को जन्म दिया था। बछड़े को जन्म दिए जाने के बाद में गाय ने दूध देना शुरू किया, जिसका सेवन कई परिवारों ने करना शुरू कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दरअसल एक महिला इस दूध को पीने से बीमार हो गई। हालांकि बीमारी का कारण किसी को शुरुआत में तो पता चला नहीं कि महिला क्यों बीमार हो रही है, और शुरुआत में सामान्य ही लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, बुखार आना, वॉमिट वगैरह होना, ये सभी चीजें ही सामान्य तौर पर होती हैं। बट महिला ने इसके लिए कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया नहीं। धीरे धीरे बाद में परिवार के लोगों को यह पता लगा कि गाय जो है वो एक्चुअल में रैबिड है, यानी कि रेबीज से इन्फेक्टेड है। तो परिवार के लोगों ने जो गाय थी उसका ट्रीटमेंट करवाया, उसका वैक्सीनेशन वगैरह, मेडिकेशन वगैरह सभी चीजें कंप्लीट करवा दी। लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद जब महिला के अंदर लक्षण बढ़ने लगे, उसके बाद जब महिला को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा गया कि आप संपर्क कीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए, तो महिला ने चीजों को इग्नोर कर दिया और महिला सब कुछ ऐसे ही लाइटली लेती गई। अब अंततः जब महिला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो हमें पता चलता है कि महिला को लेकर के परिवार के लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स गए, जिसके बाद महिला को मना कर दिया गया, एडमिट नहीं किया गया और घर भेजने के कुछ ही समय के बाद महिला की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान दूध पीने वाली केवल अकेली ये महिला ही नहीं थी, बल्कि कई परिवार थे जो इस गाय का दूध पिया करते थे। लेकिन जब सभी लोगों को पता लगा कि गाय रेबीज से इन्फेक्टेड थी, तो ऐसी स्थिति में जितने लोग इस गाय का दूध पिया करते थे उन लोगों ने पोस्ट एक्सपोजर रेबीज का ट्रीटमेंट लिया। क्लियर है बात सारी। अब इस प्रकार बाकी लोग तो बच गए, लेकिन महिला की मौत हो गई। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी पशु का दूध रेबीज से इन्फेक्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को अब हमें अच्छे से यहां पर समझना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग ये समझें कि रेबीज क्या होता है। हाँ, वैसे मुझे पता है कि आप लोग इन सभी चीजों को बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जरूरी है कि थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग दोबारा से समझे, है ना, रिवीजन के तौर पे। तो देखिए जो रेबीज होता है एक प्रकार का वायरल जूनोटिक रोग। अब ये वायरल जूनोटिक रोग होता है एक वायरस के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं रेबीज वायरस। अब ये जो रेबीज वायरस होता है ये रैप्डोविरिडे परिवार के अंदर लीजा वायरस जीनस का एक सदस्य होता है। और ये जो वायरस होता है ये वायरस एक प्रकार का न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है। ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि हमारे तंत्र को प्रभावित करता है, और हमारा दिमाग और हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कतों में आ जाती है, परेशान हो ले जाती है। हम देखते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रगतिशील चीज़ें जो होती हैं, मतलब चीज़ें बदलने लग जाती है, चेंजेस आने लग जाते हैं। वहीं इसके साथ साथ हमारे दिमाग के अंदर सूजन बढ़ने लगती है। जब ये सभी चीज़ें होती है, डॉक्टर चीज़ों को चेक करते हैं तो पता लग जाता है कि इसके पीछे का रीज़न रेबीज है या कुछ और। बट रेबीज वायरस जो होता है ये एक्चुअल में हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे दिमाग की खोज करता है, और अगर ये वायरस हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में हमें इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे दिन ब दिन इसके लक्षण और ज़्यादा घातक होने लग जाते हैं। बहुत बार हम लोग बचपन से ये चीज़ सुनते हुए आए हैं कि हाँ रेबीज अपने आप में खतरनाक है, लेकिन ये वास्तव में हम लोग कई बार लाइटली लेते हैं, बट ये लाइट लेने वाली चीज़ नहीं है। और इसी वजह से गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ये वायरस प्रॉपरली जानलेवा वायरस है। समझ लीजिए कि अगर लक्षण आपके अंदर दिखने लग गए तो इस वायरस को पूरी तरह से ठीक कभी नहीं किया जा सकता, और अंततः ये बीमारी या ये रोग जो है ये मौत का कारण ही बन जाता है, और चीज़ें इंसान की इस प्रकार से समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि हम लोग एक खास बात ये जानते हैं कि रेबीज कुत्तों के काटने से होता है। इसी वजह से सभी को कहा जाता है कि जितना हो सके आप कुत्तों से दूर रहें। हालांकि देखो पशु है, जीव है, तो कुछ पता होता नहीं है कि कैसा रिएक्ट करेगा, कब क्या होगा और इसको कौन सी बीमारी, ये भी चीजें प्रॉपरली पता हम लोग को नहीं चलती है।
कुत्तों के मामले में सबसे ज्यादा सावधान रहने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुत्ते सामान्यतः हमारे ही एनवायरमेंट पे रहते हैं, हमारे गली मोहल्ले में सब जगह देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को घर में भी कुत्ता पालना पसंद होता है, ये सब चीजें भी हम लोग देखते हैं। तो ये सभी चीजें सामान्य तौर पर चलती हैं। बट कुत्ते अकेले ऐसे पशु नहीं है जो आपको रेबीज से संक्रमित कर सकते हैं, बल्कि कुत्तों के अलावा यहाँ पर एक लंबी सूची है और जितने भी स्तनधारी होते हैं हम उनके मामले में मानते हैं कि ये हमें रेबीज से प्रभावित कर सकते हैं। अगर उनके शरीर में रेबीज मौजूद है तो ये हम लोगों तक भी इसको पहुंचा सकते हैं। तो रेबीज जो होता है जनरली हम लोग देखते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसा वायरस होता है जो जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चाहे कुत्ते हो, चाहे चमगादड़ हो, रैकून हो, बंदर हो, बिल्लियां हो, ठीक है, किसी के अंदर भी ये हो सकता है और ये कोई भी मतलब किसी के भी थ्रू हम लोगों तक पहुंच सकता है। और सबसे ज्यादा कुत्तों पे ध्यान क्यों दिया जाता है मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग का जो लिंक होता है वो कुत्तों के साथ होता है, हमारे ही सेम एनवायरमेंट में वो रह रहे होते हैं। तो इसी वजह से कुत्तों को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न यहाँ पर दिखाते हैं अपना, लेकिन ये हो किसी के भी माध्यम से सकता है। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ते ही इसके मामले में जिम्मेदार होते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो जब कभी भी कोई भी जीव होता है अगर वो रेबीज से संक्रमित है तो ये समझ लीजिए कि उसके काटने से, उसके खरोचने से या उसके लार के थ्रू भी हम लोगों को ना ये वायरस संक्रमित कर सकता है। जनरली कई बार होता है कि कुत्तों का मामला हम लोग देखते हैं कि कुत्ते अपना प्यार दिखाने के लिए इंसानों को चाटते हैं, है ना, पास आते हैं, काफी लगाव रहता है हम लोग का। ठीक है, अगर आपका अटैचमेंट होगा तो बिल्कुल आप पास पास रहेंगे, दूर डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि डॉग आपका रेबीज से इन्फेक्टेड है तो उसकी लार अगर आपके चेहरे पे लग जाती है, आपके नाक पे लग जाती है, आपके मुंह के पास लगती है, आपकी आंखों पे लग जाती है, तो भी ऐसी स्थिति में ये वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और अगर कहीं पे आपको कुत्ते ने काट लिया या आपकी चोट वगैरह है तो उसके थ्रू तो ये प्रसारित आपके शरीर में हो ही सकता है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। अब जनरली हम लोग ये देखते हैं कि रेबीज हम लोगों को परेशान ना करे, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट ना करे। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी सामान्य तौर पर कोई भी जीव हमें काटता है या खरोच लेता है तो हम लोग उसके लिए एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का सिस्टम फॉलो करते हैं और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन के तहत हम लोग मानते हैं कि हम लोग सेफ हैं। हालांकि पहले तो खैर काफ़ी ज़्यादा ही टीके लगा करते थे, है ना, कितने टीके लगते थे पहले बताना ज़रूर मुझे, लेकिन अब सिस्टम कम हो गया है। अब फिलहाल जनरली हम लोग देखते हैं कि 3, 4, 5 जिस प्रकार की स्थिति है उसके आधार पर ही मामला मेंटेन कर दिया जाता है और चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कई बार जब चीज़ें पता नहीं चलती तो जो रेबीज़ का मामला होता है हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। रेबीज़ की श्रेणी 1, श्रेणी 2 सेकंड और श्रेणी थर्ड, यानी कि स्टेज 1, मतलब इसको हम लोग 3 प्रकार से कैटेगराइज कर देते हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के अंदर। ठीक है, 3 प्रकार की श्रेणी इसके हम लोग मानते हैं। जो श्रेणी 1 का जोखिम होता है, मतलब जोखिम के आधार पर ही इन श्रेणियों को हम लोग मानते हैं, श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। तो श्रेणी 1 का जो जोखिम होता है वो सामान्यतः हम लोग देखते हैं काटने की वजह से, चाटने की वजह से, लार के संपर्क में आने की वजह से। ठीक है, इन सभी चीजों के आधार पर हम लोग मानते हैं कि सामान्य तौर पर श्रेणी 1 का जोखिम ही बनता है रेबीज का। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मामला और ज्यादा गंभीर है तो गंभीरता के आधार पर हम लोग कैटेगरी 2 में या कैटेगरी 3 के अंदर भी व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को रेबीज की कैटेगरी के साथ में जोड़ने का मेन रीजन होता है उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट होगा। अगर श्रेणी 1 का है तो ट्रीटमेंट अलग रहेगा, श्रेणी 2 में है, श्रेणी 3 के अंदर है। ठीक है, यानी कि कैटेगरी 1 में है तो ट्रीटमेंट अलग, कैटेगरी 2 का ट्रीटमेंट अलग, कैटेगरी 3 का ट्रीटमेंट अलग, क्योंकि गंभीरता होती है जो जोखिम की, उस जोखिम की गंभीरता के आधार पर हम लोग श्रेणियों को मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को ट्रीटमेंट देते हैं। जनरली सिस्टम ये होता है कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के अंदर अगर व्यक्ति का जोखिम है तो ऐसी स्थिति में पोस्ट एक्सपोजर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। यही ट्रीटमेंट हम लोग व्यक्ति को देते हैं और मानते हैं कि इसके आधार पर व्यक्ति का उपचार संभव है। अब ये सभी चीजें तो हो गई चाटने के माध्यम से, काटने के माध्यम से, खरोचने के माध्यम से या लार के संपर्क में आने के माध्यम से। अब ये सभी चीजें हम लोग को पता चलता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के ये सामान्य तौर पर मुंह से ही हम लोग को जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, नाखूनों से जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर जनरली हम लोग देखते हैं कि दूध का मामला तो प्रत्येक जीव के साथ में होता है, चाहे वो गाय है, चाहे वो फिर कुत्ता है, चाहे फिर वो बिल्ली है या कोई और जीव है। भाई देखो, ये प्रकृति का एक सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि उसकी एक अद्भुत रचना है कि उसने माताओं को ये खास एक वरदान दिया है कि अगर आप बच्चे को जन्म देंगे तो उसके खिलाने पिलाने का, पालन पोषण का मामला भी आपके ऊपर रहेगा, उसको फीड करने का मामला भी आपको ही दिया गया है। ठीक है, ये ईश्वर की प्रॉपर अपनी संरचना है, उसने किया है। तो ये प्रत्येक जीव के साथ में है, केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के साथ हम लोग देखते हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि कोई भी अगर जीव रेबीज से इन्फेक्टेड है तो क्या उसके दूध तक ये पहुंच जाएगा, और अगर दूध तक पहुंचता है तो क्या ये आगे बहुत ज्यादा घातक बन जाता है। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर कोई भी जीव अत्यधिक गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि अगर शुरुआती चरण है रेबीज का तो शुरुआती चरणों के तहत तो हम लोग ये मानते हैं कि हम देखते हैं कि
दूध के अंदर तो रैबिस नहीं पहुंच सकता, ये शुरुआती अवस्था है। अगर शुरुआती अवस्था है तो बिल्कुल दूध के अंदर माना जाता है कि रैबिस की स्थिति नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो जीव है वो जीव गंभीर रूप से रैबिस से प्रभावित हो चुका है, अब शरीर के अंदर रैबिस ने अपने खुद को प्रसार कर लिया है, बहुत अच्छे से फैल चुका है, तो माना जाता है कि बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद दूध के अंदर भी रैबिस की स्थिति का अनुभव किया जा सकता है, यानी कि दूध भी रैबिस से संक्रमित हो सकता है। और इसीलिए यह कहा जाता है कि अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से जीव का दूध पी रहा है, यानी जैसे कि बहुत सारी जगह पर हम लोग देखते हैं कि गाय के दूध का चलन है, भैंस के दूध का चलन है, तो अगर कभी भी आप लोग इस प्रकार से गाय का या भैंस का दूध पी रहे हैं तो कभी भी इस दूध को बिना उबाले नहीं पीना चाहिए, उबाल करके ही जरूर पीना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि उबालने से इसके अंदर जो भी प्रदूषक होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, तो वो सब निकल जाते हैं, वो सब मर जाते हैं, जिससे कि दूध की स्थिति अच्छी हो जाती है, गुणवत्ता युक्त हो जाता है। लेकिन अगर कच्चा दूध पीते हैं, सीधा दूध पीते हैं निकालने के बाद में, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि आप उस वायरस के संक्रमण में आ सकते हैं जो वायरस उस पशु के शरीर में पाया जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर्स ये भी कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ये एक प्रकार की खाद्य जनित बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब फूड्स के अंदर जनरली पाया जाता है, जैसे कि जो हमारे ये एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है उस मिल्क के मामले में तो रैबिस से इन्फेक्टेड होने का केस कभी देखा ही नहीं गया, और एक्सपर्ट्स ने माना है, साइंटिस्ट ने माना है कि ये मिल्क तो इन्फेक्टेड हो ही नहीं सकता। तो वहाँ की कहानी जो है वो पूरी तरह से सेफ रहती है। लेकिन WHO और इसके अलावा हम देखते हैं सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन दोनों का ये मानना है कि भाई जो कच्चा दूध होता है वो रैबिस से इन्फेक्टेड हो सकता है, उसकी स्थिति सामान्य तौर पर चलती है। क्लियर है बात? तो रैबिस की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि सामान्य तौर पर तो हो सकता है प्रत्यक्ष संपर्क में अगर आप आते हैं, लेकिन कच्चा दूध पीते हैं। और देखो आज भी ना ग्रामीण क्षेत्रों में ना बहुत ज्यादा चलन है। अब देखो जो शहरी क्षेत्र है वहां तो चल रहा है कि आजकल हम लोग पैकेट वाला दूध लेकर के आ जाते हैं, या मदर डेयरी से आकर के टोन मिल्क लेकर के आ जाते हैं, ये चल रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो हमारा है वो आज भी इसी प्रकार का चलन बरकरार रखा हुआ है कि भैंस से ही सीधा दूध लेकर के पीना है, गाय के दूध को ही इस्तेमाल करना है। तो उस दूध का कच्चा इस्तेमाल नहीं करना है आप लोग को। ऐसा नहीं है कि बस कच्चा दूध पी ले रहे हैं, तो उबालना जरूर है। इस बात को खास तौर पे आप लोग को ध्यान रखना है, जिससे कि आपके जीवन की सुरक्षा बनी रहे और आपको परेशानियां ना हो। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारे देश के अंदर पूरे साल भर में रैबिस की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की मौत भी होती है? अगर मैं आप लोगों को वर्ष 2024 का आंकड़ा बताऊं तो 2024 में एक बड़ी संख्या में लोगों की रैबिस की वजह से मौत हुई है। पता कितने लोगों की? 48 लाख लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ रैबिस के काटने की वजह से हुई है। और इसके मामले में हमें ये पता चलता है कि 22 लाख ऐसे केस थे जहां पर कुत्तों का काटने का मामला सामने आया था, वहीं 5 लाख ऐसे केस थे जहां पर कुत्तों के अलावा बाकी अन्य जीवों के काटने से रैबिस का मामला सामने आया था। तो ये बड़ी ही गंभीर स्थिति है अपने आप में, और गंभीर स्थिति की वजह से जरूरी है कि अगर आप कभी भी किसी भी जानवर के साथ में ये पाते हैं कि उसने आपको खरोचा है या काटा है, तो ऐसी स्थिति में रैबिस का वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिएगा, वरना आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। सरकार इस मामले को इतना ज्यादा गंभीर लेती है और विश्व स्तर पर भी इसको इतना ज्यादा गंभीर माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर के दिन विश्व रैबिस दिवस भी मनाया जाता है। ये नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी, तो आने वाले समय में भी आ सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर का दिन हम लोग वर्ल्ड रैबिस डे के रूप में मनाते हैं, और ये काम हम लोग कर रहे हैं वर्ष 2007 से, रेगुलर चल रहा है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, भारत में भी सरकार इसकी बहुत ज्यादा गंभीरता समझती है, और सरकार ने इसी वजह से वर्ष 2023 में हम देखते हैं कि एक मिशन शुरू किया है, एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत ये चाहत रखी गई है कि लोगों की रैबिस से सुरक्षा हो सके। तो हमें पता चलता है कि वर्ष 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा रैबिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रैबिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय रैबिस नियंत्रण कार्यक्रम है, इसके तहत कुछ खास उद्देश्य रखे गए हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रीय निःशुल्क दवा पहल के माध्यम से रैबिस वैक्सीन और रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन प्रावधान करना, रैबिस की रोकथाम और नियंत्रण करना, काटने वाले जानवरों का प्रबंधन करना, निगरानी एवं अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु प्रशिक्षण देना। ठीक है, जानवरों के काटने और रैबिस से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग की निगरानी और उसको मजबूत करना, रैबिस की रोकथाम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। तो ये सारे के सारे उद्देश्य रखे गए हैं। तो सरकार ने वर्ष 2023 में शुरू किया है राष्ट्रीय रैबिस नियंत्रण कार्यक्रम, जिसके तहत सरकार चाहती है कि रैबिस के मामले को जैसे भी हो सके इसकी रोकथाम सुनिश्चित कर सके, हम लोग इस पर नियंत्रण पा सकें और अधिक से अधिक लोगों तक उपचार पहुंचाया जा सके, जिससे कि मौत का आंकड़ा
कम से कम हो और लोगों को एक अच्छा जीवन मिल सके। अब सामान्य तौर पर हम लोग हर एक चीज़ तो कंट्रोल नहीं कर सकते, जीवों को तो पूरी तरह से कंट्रोल तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी तक एक अच्छा उपचार पहुंचा सकते हैं जिससे कि लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। क्लियर है बात सारी? तो इसी के साथ हम लोग का जो पूरा का पूरा सेशन था डिस्कशन का, ये कंप्लीट हो जाता है और इसी डिस्कशन के साथ हम लोग देखते हैं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं बाकी और प्लेटफॉर्म पे भी। स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग को जुड़ना होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी और प्लेटफॉर्म भी है जहां हम लोग आपस में चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस QR कोड के थ्रू आप लोग डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं जहां हम लोग चीज़ों को शेयर करते रहते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी आज की क्लास के हिसाब से वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी सेशन इन्फॉर्मेटिव है इसलिए जरूरी है बाकी साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। और बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।